Hello everyone, welcome to this crash course on modern Indian history episode 17. ओके, सो एपिसोड 17 शुरू करने से पहले यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड यस इट इज़ अबाउट द बिगेस्ट डिस्काउंट 2020 का, जिसमें आप ऑप्शनल और जीएस यूपीएससी जीएस की कैटेगरी दोनों को एक साथ यहाँ पे एनरोल कर पाएंगे। ARTIYT10 रेफरल कोड यूज़ करें फर्दर डिस्काउंट पाने के लिए। इससे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। इसके साथ साथ वी ऑल नो सिर्फ 6 महीने रह गए हैं 2021 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए एंड स्टिल अगर आप 2021 को ही टारगेट कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। यहाँ पे 6 मंथ्स के यूपीएससी सीएससी बैच कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली 28 दिसंबर से। एंड आप देख सकते हैं जीएस बैच है, अल्टीमेट जीएस बैच 6 मंथ्स के भी हैं जो 2021 प्रीलिम्स को टारगेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे अल्टीमेट बैच कोर्स 1 ईयर और 2 ईयर के भी शुरू हो रहे हैं एंड ये भी 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इन्हें भी एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे यू कैन सी दिस थिंग, ये तीनों ही बैचेस हिंदी में होंगे, यानी कि ऑब्वियसली लेक्चर डिलीवरी भी पूरी तरह से हिंदी में होगी और आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा हिंदी में ही प्रोवाइड किया जाएगा और ये भी 28 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए आप रेफरल कोड ARTIYT10 का यूज़ कर सकते हैं और ये रेफरल कोड आपको 10% डिस्काउंट देगा। आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसके अलावा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें ऑब्वियसली आपको एक पर्सनल कोच, एक स्टडी प्लानर यहाँ पर दिया जाता है जो कि थ्रू आउट योर जर्नी आपके साथ रहेंगे और आपसे आपके जो भी सवाल बीच में आएंगे इन ऑब्वियसली थ्रू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम उन सभी सवालों के जवाब देने का काम उन कोच का होगा। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं एंड ऑब्वियसली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइस कुछ समय में बढ़ने वाले हैं, तो आप अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन यूपीएससी सीएससी के कैटेगरी का ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बाद हमारा फाइनली डिस्कशन शुरू करते हैं। एपिसोड 17-17 की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने रेवोल्यूशनरीज के बारे में डिस्कशन किया। हमने यहाँ पे चिट्टागोंग आर्मरी रेड के बारे में बात की। इसके साथ साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे लीडर्स को भी देखा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशलिज्म के आइडिया को फैलाना चाहते थे। लेकिन इस बीच बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हो रही थी एक साथ, तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। 1927 के इस पीरियड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था उसमें एक प्रोविज़न था जिसके तहत ठीक 10 साल बाद यहाँ पर एक कमेटी बिठाई जाएगी जो कि गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू करेगी, यानी कि गवर्नमेंट किस प्रकार से काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, वो सब यहाँ पे चेक करने का काम ये कमेटी करेगी। लेकिन ठीक 10 साल बाद, यानी एक कमेटी 1929 में आएगी। बट देयर वाज वन कमेटी जिसे हम साइमन कमेटी के नाम से जानते हैं, जो कि एक स्टैट्यूटरी कमेटी थी। वो 1927 में भारत आई और इस स्टैट्यूटरी कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था। ऑब्वियसली वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहाँ पे चेक करने वाले थे, उसका रिव्यू करने वाले थे और उसके बाद कुछ सजेशंस भी देने वाले थे। उसके बावजूद भी इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सवाल ये भी उठता है कि ये 2 साल पहले क्यों आ रही है, 1929 में आनी चाहिए थी, 1927 में ये क्यों आ रही है? तो उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। द थिंग इज़ कि ब्रिटेन में होने वाले थे इलेक्शंस और एक तरीके से फ़िलहाल जो पार्टी सत्ता में थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। और कंजर्वेटिव पार्टी को पूरी तरह से पता था कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस का रिजल्ट कुछ इस प्रकार होगा कि नेक्स्ट जो है वो लेबर पार्टी ही सत्ता में आएगी एंड लेबर पार्टी इज़ वेरी मच सिंपैथेटिक टूवर्ड्स द कंडीशन ऑफ इंडियंस। और अगर उसके अंडर ये कमेटी भारत जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के फेवर में ही सजेशंस दिए जाएंगे।
तो इतना बड़ा चीज़ वो लेबर पार्टी के हाथ में नहीं छोड़ सकते थे। इसी वजह से इलेक्शंस होने से पहले ही इस कमेटी को भेज दिया गया, साइमन कमेटी को। तो साइमन जो हैं वो चेयरमैन हैं इस पर्टिकुलर कमेटी के। एंड ये जो कमेटी है ये कहती है कि इंडिया अभी तैयार नहीं है आज़ाद होने के लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए अभी काफ़ी समय लगेगा। साइमन कमेटी जो है वो बहुत से सजेशन सामने रखती है, लेकिन जब ये कमेटी भारत आई तो इसका पुरजोर विरोध किया गया हर तरह से। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस अपना मद्रास सेशन कर रहा है, उसमें यहाँ पर ओपनली वो हर स्टेज पर इस कमेटी को बॉयकॉट करने के बारे में कह रहा है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे उस समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर यहाँ पे लॉर्ड ब्रिकनहेड जो हैं वो एक तरीके से यहाँ इंडियंस को चैलेंज करते हैं कि अगर वाकई में भारत आज़ाद होने के लिए तैयार है तो क्यों ना आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाओ, ड्राफ्ट करके दिखाओ जिसको भारत का हर सेक्शन अप्रूव करे। तो ये चैलेंज यहाँ पे लॉर्ड ब्रिकनहेड ने दिया। तो यहाँ पे कांग्रेस के नेता मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि भारत बिल्कुल तैयार है यहाँ आज़ाद होने के लिए और मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। और ये जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया बेसिकली ये नेहरू रिपोर्ट कहलाता है। नेहरू रिपोर्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने तैयार तो की, लेकिन काफ़ी हद तक वो उसमें फंसते चले गए। नेहरू रिपोर्ट में बहुत से पॉइंट्स थे, जैसे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाना चाहिए। इसके इसके साथ साथ यहाँ पे 19 फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात की गई कि भारत एक सेक्युलर कंट्री बनेगा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस नेहरू रिपोर्ट का हिस्सा थी। लेकिन फिर आप यहाँ पे मुस्लिम लीग को आते हुए देखते हैं। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं नेहरू रिपोर्ट को तभी अप्रूव करूँगा जब उसमें मेरे पॉइंट्स जो हैं उनको भी ऐड किया जाएगा। अगर मैं मोहम्मद अली जिन्ना के डिमांड्स की बात करूँ तो उसमें वो रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, 1/3 रिप्रेजेंटेशन वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मांग रहे थे। इसके साथ साथ वो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में एक तरीके से पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में प्रोविंशियल लेवल पर सीट्स मांग रहे थे और मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज़ में मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन मांग रहे थे। इसके साथ साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करके एक नई प्रोविंस की मांग कर रहे थे। इस तरह की बहुत सी डिमांड्स जो हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना ने सामने रखी। मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में उनको काफ़ी हद तक ऐड करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग की डिमांड को पूरा करते करते यहाँ पे दूसरे जो एसोसिएशंस थे जैसे कि हिंदू महासभा जैसे, वो भी यहाँ पर अपनी डिमांड्स लेकर सामने आ गए और काफ़ी हद तक ये देखा गया कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लॉर्ड ब्रिकनहेड के द्वारा सामने रखे गए थे कि भारत अभी तैयार नहीं है, अभी भारत में बहुत से कॉम्युनल इश्यूज हैं एंड इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फ्रेम और ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको भारत का हर हिस्सा अप्रूव करे, वो काफ़ी हद तक सही हुआ। और नेहरू रिपोर्ट जो है उसको सारे के सारे एसोसिएशंस, कम्युनिटीज़, अलग अलग माइनॉरिटी सेक्शंस ने अप्रूव नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी 1928 में यहाँ मोतीलाल नेहरू जो है वो नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस की मीटिंग में प्रपोज करते हैं और कांग्रेस जो है वो उसको अप्रूव कर देती है। लेकिन एक तरह से ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर करती हैं कि इस समय में कम्युनल इश्यूज जो हैं वो गरमा रहे थे भारत में। और साइमन कमेटी की अगर बात करें तो इसके खिलाफ भी पुरजोर विरोध जो है वो जारी था। इसी साइमन कमेटी के विरोध में लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी एक लाठी चार्ज के चलते, और जिस पुलिस वाले ने वो लाठी चार्ज करवाया था उसका मर्डर यहाँ पे उसको असैसिनेट किया गया भगत सिंह के द्वारा लाहौर में, और उसके बाद फिर वो जेल में डाल दिए गए थे। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कैलकटा सेशन की 1928। अब तक हमने देखा कि गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रद्द करने के बाद गांधी जी काफ़ी हद तक पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गए थे, और उनके पॉलिटिकली इनएक्टिव होने के बाद हमने बहुत सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी होती हुई देखी, सोशलिज्म और कम्युनिज्म जैसे नए आइडियाज़ को भारत आते हुए देखा, और इसके साथ साथ साइमन कमेटी और इस तरह के बहुत से कमिटीज़ जो हैं वो भी भारत आई।
लेकिन अब गांधी जी वापस पॉलिटिक्स में लौट रहे हैं और जैसे ही गांधी जी पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं, वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं, उन्होंने देखा कि कैसे कांग्रेस का जो रुख है, कांग्रेस की जो हवा है, अब वो बदल गई है। कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स थे अब वो नहीं दिख रहे थे, वो अब बैक फुट पर थे और फ्रंट फुट पर आ गए थे नए लीडर्स जो काफ़ी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ रखते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी को समझ आ गया कि अगर उन्हें वाकई में इन नए लीडर्स के साथ आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी पॉलिसीज़, अपने आइडियाज़ को इन यंगस्टर्स के आइडियाज़ से अलाइन करना होगा। और इस तरह से गांधी जी जो हैं, यू विल फाइंड दिस थिंग कि आगे आने वाले समय में जब जब गांधी जी को मौका मिलेगा वो ज़रूर अपने तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के तरीके से। लेकिन वो यहाँ पे एक तरीके से जो नई यंग जनरेशन है उनके आइडियाज़ को भी पूरी तरह से नकारेंगे नहीं। तो ये 1928 का कैलकटा सेशन गांधी जी को वापस लेकर आ रहा है और इसी सेशन में यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को प्रपोज और कांग्रेस के द्वारा अप्रूव भी किया गया था। लेकिन ऑब्वियसली बात है उस नेहरू रिपोर्ट पर फर्दर कोई ज़्यादा काम हो नहीं पाया क्योंकि बाकी के एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद ठीक अगले साल दिसंबर में लाहौर सेशन कांग्रेस का 1929 का होता है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया और इस पर्टिकुलर सेशन में पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए कंप्लीट इंडिपेंडेंस को सामने रखा कि हम अब पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करेंगे। और यही नहीं, इस लाहौर सेशन में ये भी डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनके पास 26 जनवरी 1930 तक का समय है। 26 जनवरी 1930 को भारत जो है वो आज़ाद भारत के तौर पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास इतना ही समय है, इतने समय में वो यहाँ से निकल जाएं। यही नहीं, 31 दिसंबर 1929 को झंडा भी फहराया गया रावी नदी के पास। नाउ देर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 26 जनवरी 1930 भी आई, 27 आई, 28, 29, 30 जनवरी भी आई, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की तरफ से इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर किसी तरह का भी अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। मतलब उन्होंने ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तब जाके 30 जनवरी के बाद 31 जनवरी को आप देखेंगे कि गांधी जी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि आपने हमारा अल्टीमेटम नहीं माना तो मेरी कुछ 11 डिमांड्स हैं। अगर यहाँ पे लॉर्ड अर्विन उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूँगा। उन 11 डिमांड्स में बहुत सी बातें थी, जैसे कि सॉल्ट टैक्स को हटा देना, जो भी लीडर्स बिना किसी वॉयलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहे थे उसके बाद भी उन्हें अरेस्ट किया गया, उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाना। इसके साथ साथ जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बाहर से आने वाले कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। इस तरह की बहुत सी डिमांड्स यहाँ पे गांधी जी की सामने रखी गई, लेकिन लॉर्ड अर्विन जो उस समय के वाइसरॉय थे उन्होंने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया और इसी वजह से फाइनली गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से होती है। बेसिकली गांधी जी ने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर नमक के ऊपर जो टैक्स है उसको यहाँ पर ब्रेक करूँगा और इसी वजह से 12 मार्च 1930 को वो यहाँ पर दांडी यात्रा शुरू करते हैं साबरमती से और वो दांडी जाएंगे ऑब्वियसली। 240 मील उन्हें चलना था, 10 मील वो रोज़ कवर करते थे, 24 दिन लगे इस पूरी की पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में। तो आप यहाँ पे देखेंगे फाइनली दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक यानी कि सॉल्ट जो है उसको थोड़ा सा अपनी मुट्ठी में भरा, जो कि एक सिंबल था नमक के टैक्स को तोड़ने का। तो यहाँ गांधी जी का जो ये दांडी मार्च था ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर फेमस हुआ। कहा जाता है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इस मार्च से जुड़ी हुई बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन पहले लोगों को पहुंचाई कि यहाँ पे भारतीय जो हैं वो इस दांडी मार्च में खुद यानी कि अपनी विल से यहाँ पे
इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इन्हें फोर्सफुली पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ता रहा, जैसे जैसे इसमें और लोग जुड़ते रहे, ये साबित हो गया कि लोग अपनी इच्छा से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और यही नहीं, इस मार्च को बहुत से बड़े बड़े देश भर के मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी कवर किया गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो अब भारत पर थी, और दुनिया भर के लोग जो हैं वो भारत की कंडीशन को समझ पा रहे थे। यही नहीं, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बहुत से अलग अलग रूप अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि लोग जो है वो फॉरेस्ट टैक्स देने से मना कर रहे हैं, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं, वो यहाँ पर जब भी उनको ऑर्डर दिया जाता है शूट करने का, तो वो शूट करने से मना कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, बल्कि आप यहाँ पे अब्दुल गफ़ार खान जैसे एक लीडर को भी देखेंगे, जो कि फ्रंटियर गांधी कहलाते थे, जिन्होंने अपने लेवल पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में इस पर्टिकुलर मूवमेंट को फैलाया। ईस्टर्न कॉर्नर में आप यहाँ पे रानी गैदील्यू का नाम सुनेंगे, जो 13 साल की उम्र में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रही थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर किसी तरह का तो रिएक्शन दिखाएगी ही, और आप यहाँ पे काफ़ी हद तक देखोगे कि कैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया, कांग्रेस को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया, और बहुत से न्यूज़पेपर्स जो हैं उनको भी बैन कर दिया गया। जिस समय ये दांडी मार्च चल रहा था, उसी समय में लॉर्ड अर्विन ने एक अनाउंसमेंट की कि अगर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को साइमन कमेटी के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन से कोई भी परेशानी है, तो हम यहाँ पर एक मीटिंग बुलाकर चीज़ों को सुलझा सकते हैं। इसीलिए लॉर्ड अर्विन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलवाई। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पूरी तरीके से यहाँ पे बॉयकॉट किया गया, जो 1930 में हुई। कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से बॉयकॉट किया, क्योंकि लॉर्ड अर्विन ने किसी भी डिमांड पर यहाँ पे किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया था। तो यहाँ चीज़ें गर्माती चली गई, एक तरह का प्रेशर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ पर आने लगा, क्योंकि दुनिया भर के लोगों की नज़रें जो हैं वो अब भारत पर थी। इसीलिए लॉर्ड अर्विन प्रेशर में आकर डिसाइड करते हैं कि मैं गांधी जी के साथ डिस्कशन करूँगा और उनको तैयार करूँगा कि एटलीस्ट वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आए। तब जाके गांधी जी और लॉर्ड अर्विन के बीच में गांधी अर्विन पैक्ट साइन होता है। यहाँ पे मार्च 1931 में आप देख सकते हैं। इस पैक्ट के तहत गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड करना था और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना था। और लॉर्ड अर्विन को यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जो बिना किसी वॉयलेंस के पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, उनको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है उसको हटाना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुलिस का जो पावर्स है वो किस हद तक है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हैं उनकी भी फांसी की सज़ा जो है उसको आजीवन कारावास में बदलने की मांग भी गांधी जी ने इस पैक्ट के दौरान रखी। लेकिन इस मांग को लॉर्ड अर्विन ने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड बाकी की डिमांड्स को उन्होंने ऑब्वियसली मान लिया था। एक ये मांग, और एक ऑब्वियसली ब्रिटिश पुलिस जो है उसकी पावर्स किस हद तक है उसको डिफाइन करने का जो पॉइंट था, उसको छोड़कर लॉर्ड अर्विन ने सारी डिमांड्स को माना। फिर गांधी जी ने इस पैक्ट को साइन किया। ऑब्वियसली भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इस समय तक आते आते बहुत ही पॉपुलर लीडर्स बन चुके थे, और वो भी यही चाहते थे, मतलब जितने भी यंग लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि उनके जो आइडियल है वो जेल से बाहर आएं। लेकिन जब गांधी जी ने इस डिमांड को पूरा न करने पर भी पैक्ट साइन किया, तो यंगस्टर्स जो है वो गांधी जी के काफ़ी खिलाफ हो गए। इस गांधी अर्विन पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए 29 जनवरी को 29 मार्च 1931 को कराची सेशन बुलाया गया, जिसमें ऑब्वियसली इस पैक्ट का एंडोर्समेंट होना था और कुछ बाकी की चर्चा भी हुई। लेकिन जब गांधी जी कराची सेशन अटेंड करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत से काले झंडे जो हैं वो भी देखने पड़े। सो यंगस्टर्स वर नॉट हैप्पी, क्योंकि 29 मार्च को
कराची सेशन हुआ और ठीक 23 मार्च 6 दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। तो यंगस्टर्स बहुत गुस्साए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस पर्टिकुलर पैक्ट का एंडोर्समेंट किया, पूर्ण स्वराज जो है उसको रीआइटरेट किया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में रेजोल्यूशंस पास किए और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में भी चर्चा की। कराची सेशन के ठीक बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते हैं लंदन। यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स, हिंदू महासभा के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, दलित्स के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन सबको वहाँ पर देखेंगे। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं आया, बल्कि वहाँ पर ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे से ही टकरा गए। सिर्फ एक चीज़ जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हुई वो ये थी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को कॉम्युनल अवार्ड दिया गया, यानी कि दलित जो हैं उन्हें भी अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स मिलेंगे इलेक्शंस के दौरान। गांधी जी वापस आ गए हताश होकर। उन्होंने अपना पॉइंट, भारत की आज़ादी का पॉइंट ऑब्वियसली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखा, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर बहस शुरू हो गई। गांधी जी वापस आकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की, रिज्यूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वाइसरॉय बदल चुके थे, लॉर्ड विलिंगटन, और उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को इलीगल घोषित करके गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और गांधी जी एक बार फिर से जेल में चले जाते हैं। उनके पीछे से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी धीरे धीरे करके मई 1934 तक पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया। वहीं अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी जेल में रहकर यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करते हैं इस चीज़ के खिलाफ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो लंदन से कॉम्युनल अवार्ड लेकर आए। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कॉम्युनल अवार्ड जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज़ें जो है वो भारत की जनता के बीच में और ज़्यादा सेपरेटिज्म की भावना को फैलाए। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक ऑफ़र रखा कि अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देते हैं तो दलित्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा हर एक लेवल पे। ऑब्वियसली डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाते हैं एंड इसी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय जो हैं उन्होंने यहाँ पर पूना पैक्ट साइन किया, जिसके तहत दलित्स जो है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिला। ये पूरा का पूरा पीरियड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। लेकिन ऑब्वियसली गांधी जी जब जेल में थे उस समय थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक कंक्लूजन था साइमन कमिटी का, साइमन कमिटी के रिकमेंडेशंस का एंड ऑब्वियसली थर्ड राउंड टेबल से पहले होने वाली कॉन्फ्रेंसेस का। तो इन कॉन्फ्रेंस में साइमन कमिटी की रिकमेंडेशंस पर चर्चा हुई और फाइनली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक वाइट पेपर तैयार किया गया कि हम लोग फाइनल क्या डिसीजन लेने वाले हैं, कौन कौन सी साइमन कमेटी के सजेशंस को हम लोग अप्रूव कर रहे हैं, कौन कौन से में हम लोग चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तय की गई और ये जो वाइट पेपर अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूडिंग पेपर है यही आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तौर पर सामने आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमारा डिस्कशन शुरू करेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या चर्चा हुई थी और उसका रिजल्ट कैसे कल्मिनेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तौर पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।